नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो। वेलकम बैक टू सॉलिड हिंदी चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 9th क्लास हिंदी ए का गद्य पाठ 2 लिहासा की ओर। लिहासा की ओर नामक पाठ लेखक की सबसे पहली तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते ये यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा करने की अनुमति नहीं थी और इस कारण लेखक ने ये यात्रा भिखमंगे भिखारी के छद्मवेश में की थी। और इस पाठ में उन्होंने लिहासा की ओर जाने वाले जो बहुत मुश्किल और दुर्गम रास्ते हैं, इनका रोचक वर्णन किया है। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारियां मिलती हैं। लेखक बताता है, लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा नेपाल और तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फरी कलिंपोंग का रास्ता नहीं खुला था। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाया करती थी और ये व्यापारिक और सैनिक रास्ता था। मतलब इस रास्ते से व्यापार भी होता था और सैनिक भी इसी रास्ते से आया जाया करते थे। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां थीं, किले बने हुए थे और इसमें चीनी सेना रहा करती थी, चीन की सेना रहा करती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपने डेरे जमा लिए थे, मतलब किसान वहां रहने लगे थे। लेखक ऐसे ही एक परित्यक्त किले के पास, परित्यक्त का मतलब जिस किले को छोड़ दिया गया हो और वहां पर कोई नहीं रहता हो, वहां पर चाय पीने के लिए रुका था। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें भी थी और कुछ तकलीफें भी थी। वहां पर जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा, ये ऐसी इस प्रकार की कुप्रथाएं नहीं थी। लोग अपने घरों को खुला रखते थे, मतलब वहां पर लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाया करते थे। वहां की बहुएं या उनकी सासें यात्रियों को और अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे दिया करती थी। मतलब चाय का सामान कोई लाता था और चाय बनवाने के लिए किसी भी घर में दे देता था, तो वो चाय बना के स्त्रियां दे दिया करती थी। और यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वे अपनी चाय खुद भी बना सकते हैं। उस परित्यक्त किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चिट्ठी दिखा दी। राहदारी टोल टैक्स। थोंगला के आखिरी गांव में उसे मित्र सुमति के जान पहचान के लोग मिले। सुमति उसका दोस्त था। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में, भद्र मीन्स एक जेंटलमैन, सिंपल यात्री के वेश में जब घोड़े पर सवार होकर आया था, तब उसे जगह नहीं मिली थी और उसे एक निर्धन झोपड़े में रात बितानी पड़ी थी। अब लेखक को सबसे विकट डाँड़ा थोंगला पार करना था। 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित ये डाँड़े सबसे खतरनाक जगह हैं। इनके आसपास कोई गांव नहीं होता है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी नहीं दिखाई देते हैं और यहाँ पर यदि किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता ही नहीं करता। वहाँ पर हत्या का गवाह भी नहीं मिलता है और ये डाकुओं के लिए बहुत ही सुरक्षित जगह है, क्योंकि डाकुओं को मालूम है यहाँ पर कोई गवाह नहीं मिलेगा। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूटकर माल खोजते हैं। हथियार का यहाँ कोई कानून ही नहीं है। मतलब ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपको यहाँ पर हथियार किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, इसलिए कोई भी यहाँ पर हथियार लेकर घूमता है। डाकू यदि जान से ना मारे तो उन्हें अपनी जान का खतरा रहता है। लेखक और उसके साथी भिखमंगों के वेश में थे और जान का खतरा होते ही वो भीख मांगने का नाटक करने लगते थे। पहाड़ पर सामान के साथ चलना बहुत कठिन था, इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और चलते गए। दोपहर तक वे डाँड़े पर पहुंचे और 17-18 हजार फीट ऊंचा था
वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। दोनों ओर पहाड़ थे, इनमें कुछ पर बर्फ थी और कुछ पर बर्फ नहीं थी और ना ही हरियाली थी। सबसे ऊंचे स्थान पर देव स्थान था, जहाँ पर कपड़े और झंडियों से सजाया गया था। लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। उसके बाद उसके एक दो साथी और चल रहे थे, पर वे सब बिछुड़ गए क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा था। लेखक इन सब से बहुत पीछे रह गया था। घोड़ा धीरे भी चलने लगा था और रास्ता भी भूल गया था। इसी बीच वो रास्ता जब भटक गया था, कहीं और चला गया था, फिर वापस रास्ते पर लौट कर आया। वह 4 बजे के करीब लंगकोर पहुंचा। उसका जानकर पता चला कि सुमति उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वो बहुत गुस्से में था। सारी बात जानकर जब सुमति को सब कुछ पता चला तो उसका क्रोध शांत हो गया। लंगकोर में वो एक अच्छी जगह थी। वहाँ उसे खाने को सत्तू, चाय और रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला। लेखक और उसके साथी अब टिंगरी के विशाल मैदान में थे। इसके चारों ओर पहाड़ थे और वो मैदान टापू जैसा दिख रहा था। इसी मैदान में टिंगरी समाधि गिरी है। यहाँ भी सुमति के यजमान थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। बोध गया से लाए हुए गंडे खत्म हो गए थे, क्योंकि वो गंडे बेचा करता था अपने यजमानों को। तो वो क्या कर रहा था, किसी भी लाल कपड़े को गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देता था। लेखक ने उसे ऐसा करने से रोका। लेखक को भरिया मतलब भार ढोने वाला ना मिलने के कारण सामान लेकर खुद चलना पड़ रहा था। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने से गर्मी लग रही थी। सुमति अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी है, जिनका ज्यादातर हिस्सा मठों के पास है। जागीरदार मजदूरों से बेगार में खेती कराता है और खेती की देखरेख के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं, जो राजा से कम नहीं होते। शेखर की खेती के मुखिया लेखक से मिले और वहाँ एक सुंदर मंदिर था। उसमें कुंजूर की हस्तलिखित 105 पोथियां रखी हुई थी। 103 पोथियां भी रखी हुई थी। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। सुमति अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास अब जा सकता था, क्योंकि अब लेखक को पढ़ने का सामान मिल चुका था। टिंगरी गांव वहां से दूर नहीं था। लेखक ने सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर चल पड़ा।